हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हमें इंडिया में होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है जो पहली बार हो रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर एक परियोजना को अप्रूव किया गया है। उस परियोजना पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं जहाँ पे वोटिंग कराई जाती है, तो आप लोग यूएनएससी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने वीटो यूज़ किया, उन्होंने इस बिल को पास किया, नहीं किया, जो भी है। तो यूएनएससी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आई थिंक सभी को वॉइस क्लियर होगी, प्रेजेंटेशन क्लियर होगी। अगर सब कुछ क्लियर है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे। और इस डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, सो पहली न्यूज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं और फिर कहानी पर वापस आते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1945 में बनाई गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है इसके अंदर 6 इनकी प्राइमरली बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर नेशन होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। अब इन 15 में से 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पररी होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हें P5 कहा जाता है। तो P5 कौन कौन है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, ये P5 कहलाते हैं। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इन्हें 2-2 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये रीजनल बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, 5 जो होते हैं अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री से होते हैं, एक होता है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 2 होते हैं लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन स्टेट, 2 होते हैं वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से। तो इस तरीके से पूरे रीजन वाइज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉन परमानेंट मेंबर है, 5 मेंबर कौन कौन से इलेक्ट किए गए हैं? बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लिबेरिया। ठीक है, तो ये 5 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 सालों के लिए ज्वाइन हुए हैं। और इन्होंने अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियारा लियोन और स्लोवेनिया को रिप्लेस करने का काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको 5 देशों के नाम भरे याद रखने हैं, कौन कौन से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नाउ लखनऊ टू गेट इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी एट कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। आप लोग जंगलों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी देखते हैं, लेकिन पहली बार किसी अर्बन एरिया में इंडिया की नाइट सफारी की शुरुआत हुई है। वो है आपका कुकरेल फॉरेस्ट एरिया जो कि लखनऊ में है। सो लखनऊ इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी एट द कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, कुकरेल नदी के पास आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। इसका पर्पस क्या है? जिससे अर्बन लोग जो हैं, शहरी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर पाए, पहली चीज। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में लोगों को बताना, इसलिए इस नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का पहला कमर्शियल कोल माइन लॉन्च हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अभी तक आप देखते हैं जैसे कि सिंगरौली है या दूसरे जो एरियाज हैं जहां पर कोल की माइनिंग होती है, वो गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा कोल की माइनिंग की जाती है, या फिर उन माइंस के ऑक्शंस भी किए जाते हैं सम टाइम। लेकिन यहाँ पर इंडिया का पहला कमर्शियल कोल माइन लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किसने किया है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे कोल मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पहली कमर्शियल कोल माइन का नाम क्या है? नामचुक नामफुक कोल ब्लॉक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। 1.5 करोड़ टन यहाँ पे कोल डिपॉजिट है। ठीक है,
और ये लगभग 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एवरी ईयर स्टेट गवर्नमेंट को जनरेट करके दे सकता है। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। और पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनके भी माइनिंग के ऑक्शंस, एक्सप्लोरेशन के ऑक्शंस किए जा रहे हैं। अभी तक हमने 57,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिक्लेम किया है, मतलब कोल के लिए एक्विजिशन किया है। और यहाँ पे 2030 तक का टारगेट है कि 16,000 हेक्टेयर और लैंड को एक्विजिशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिशन ग्रीन कोल रीजन। ठीक है, इसी के चलते आप देख रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये आपको अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है, क्लियरेंस दे दिया है, एनओसी दे दी है और 1200 मेगावाट का ये आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 161 मीटर हाइट का एक डैम और रिजर्वायर भी बनाया जाएगा, एक पावर हाउस बनाया जाएगा 8 टरबाइन वाला। इसकी कॉस्ट लगभग 14,000 करोड़ रुपए आएगी और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड लोहित नदी के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, अभी तक देख रहे हैं आप इंडिया में बहुत सारी चीजें पहली पहली हो रही हैं। नाउ बात करते हैं इंडिया की पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में है। एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है और 2016 से ये काम कर रहा है। इसी कैंपस में, इसी इंस्टीट्यूट के कैंपस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक ओपन किया गया है और इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जहां पर एआई बेस्ड क्लिनिक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एआई बेस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी जहां पे पेशेंट और डॉक्टर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी लखनऊ की मदद से, आईआईटी मद्रास की मदद से इस एआई क्लिनिक को तैयार किया गया है। ठीक है, ये तो कुछ बातें हो गई जो इंडिया में पहली पहली बार हो रही थी। नौ बात करते हैं हमारे सोमनाथ टेम्पल के बारे में। सभी को पता है सोमनाथ टेम्पल आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी के पास आपको देखने को मिलेगा। कई बार अटैक किया गया सोमनाथ टेम्पल पे, उसे डिस्ट्रॉय भी किया गया, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद 1000 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं सोमनाथ टेम्पल के। तो हम सोमनाथ टेम्पल के इतिहास को समझेंगे। इसके अलावा कर्नाटका में पहली बार और इंडिया में सेकेंड टाइम, है ना, स्ट्रॉबेरी लेपर्ड को देखा गया है। अभी स्ट्रॉबेरी लेपर्ड क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। पहली जानकारी ये, दिसंबर मंथ की टॉप 300 एमसीक्यू की मैगजीन प्लस वन लाइनर इंक्लूड है जिसमें ये लॉन्च हो चुकी है। केवल 25 रुपए में आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में, पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाइएगा। ठीक है, 1 साल की वैधता के साथ है। इसके अलावा आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास बूस्टर मैगजीन भी है, क्योंकि एसएससी आपसे 1.5 साल, लगभग 15 से 18 महीने के करंट अफेयर्स पूछता है। इसलिए करंट अफेयर्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है एमसीक्यू से आप कम समय में ज्यादा चीजों को ग्रैब करें। तो यहाँ पर जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ और जुलाई से दिसंबर मंथ तक की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की मैगजीन, 6 मंथ के करंट अफेयर्स मैगजीन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 1500 प्लस एमसीक्यूज हैं। एंड अगेन ये भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर विच इज स्पीडी। स्पीडी आपकी तैयारी को और स्पीड प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक, पूरे मंथ के मंथ वाइज आपको वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे। सो वन लाइनर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 90% एमसीक्यूज को करंट अफेयर्स के अपने एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो आप इस मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैगजीन सेक्शन में ये मैगजीन आपको अवेलेबल होगी। डन, चलो नाउ बात करते हैं सैंडलवुड लेपर्ड या फिर जिसको स्ट्रॉबेरी लेपर्ड कहा गया है। ठीक है, कर्नाटका में पहली बार और इंडिया में सेकेंड टाइम इसको स्पॉट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बार 2021 में जो रनकपुर एरिया पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है वहां पर इसे स्पॉट किया गया था। अभी सेकेंड टाइम इसे कर्नाटका में स्पॉट किया गया है। ठीक है, लेपर्ड मतलब पैंथरा पर्डस होता है। जनरली जो लेपर्ड्स होते हैं वो आपको ब्लैक स्पॉट और ब्राउनिश येलो
कोट के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो सैंडलवुड लेपर्ड या स्ट्रॉबेरी लेपर्ड है, ये हल्का सा पिंक कलर का होता है और इसके ऊपर जो ब्राउन स्पॉट होते हैं वो भी थोड़े लाइट होते हैं। वो भी थोड़े कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, हल्का सा पिंकिश कलर का आपको ये लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जेनेटिक चेंजेस के कारण होता है। इसमें बताया जाता है कि जो हाइपोमेलेनिज्म है, जो कि डार्क पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, उनमें इनकी मात्रा कम होती है, इसलिए डार्क ब्राउन स्पॉट ना होकर लाइट ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। आजकल आप कुछ भी करते हैं, छोटी से छोटी 10 रुपए की चीज भी खरीद रहे हैं तो आप यूपीआई की मदद से ट्रांजेक्शन करते हैं, भीम एप्लीकेशन या फिर पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे देश में पेमेंट जो सेटलमेंट एक्ट 2007 है ना, आप लोगों ने सुना होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, उसका सेक्शन नंबर 3 है। उसी सेक्शन नंबर 3 के अंदर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की गई है, जिससे हमारे देश में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उनको और भी ज़्यादा सिक्योर मैनर में किया जा सके। इसके पहले हमारे देश में बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बीपीएसएस कहा जाता था, ये काम करता था। और इसी बीपीएसएस को रिप्लेस किया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड किस बॉडी का रिप्लेसमेंट है, सो इट इज बीपीएसएस। अगर पूछा जाए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का फॉर्मेशन किस एक्ट के अंदर किया गया है, सो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, ये इफेक्ट में कब से है, तो 9 मई 2025 से आपको इफेक्ट में देखने को मिलेगा। 9 मई 2025 में गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया था। फिलहाल में न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग मुंबई में हो रही थी और इसको हेड कर रहे थे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि सुपरविजन करने का काम करती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया के अंदर, कि आपका सिक्योर कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सके। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं, फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है वो मेंबर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा पेमेंट, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस बोर्ड के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 1000 ईयर सर्वाइवल ऑफ सोमनाथ टेम्पल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया कि 1026 में, ठीक है, 1026 में महमूद गजनी का अटैक हुआ था सोमनाथ टेम्पल में। उसके बाद इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, तैयार किया गया और इसके 1000 साल हो गए हैं। बैराबल में सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में आपको सोमनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि भगवान शंकर को डेडिकेटेड है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो 12 शिवलिंग होते हैं, उन 12 शिवलिंगों में से एक शिवलिंग आपको सोमनाथ मंदिर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अरेबियन सी के कोस्ट पे है और त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पे कपिला, हिरन और सरस्वती नदी मिलती है, वहां पर आपको ये सोमनाथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा। शिव पुराण में भी सोमनाथ टेम्पल का जिक्र मिलता है। 1026 में महमूद ऑफ गजनी ने इसको प्लंडर कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर कुमारपाल हुए 12वीं शताब्दी में, तब इनके द्वारा मेडिवल एरा में इसकी रिबिल्डिंग की गई और मल्टीपल टाइम डिस्ट्रॉय करने का काम सोमनाथ मंदिर को किया गया। डिस्ट्रॉय करने के दो मेन रीजन होते हैं, एक तो हिंदू आस्थाओं को, बिलीफ को हानि पहुंचाना, दूसरा मंदिर जो होते हैं वो खजाने होते हैं वहां पे। आज आज तो नहीं, पुराने के जमाने जमाने में राजा महाराजा भी अपने जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते थे वो मंदिरों में रखते थे। और आज भी आप देखेंगे कई सारे मंदिर है जहाँ पे तहखाने हैं, जहाँ पे आज भी गोल्ड है। तो मंदिरों को लूटने के उद्देश्य से भी जो पुराने आपके कह सकते थे अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, वो अटैक किया करते थे। फिर चालुक्य सोलंकी स्टाइल में टेम्पल का आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। तो सोमनाथ मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो सोलंकी स्टाइल या चालुक्य स्टाइल में आपको देखने को मिलता है। फिर 1947 से 51 के बीच में वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है सोमनाथ टेम्पल का, वो तैयार कराया है। इस मंदिर की जो आर्किटेक्ट है या जो डिजाइनर है वो प्रभा शंकर सोमपुरा आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 मई 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ऑफिशियली मंदिर को उद्घाटित किया गया और फिलहाल में इस मंदिर को सोमनाथ ट्रस्ट मैनेज करता है और सोमनाथ ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। अब देखिएगा, हमें पीएम
के बारे में बात करनी है, पीएम मतलब पर्टिकुलेटेड मैटर्स के बारे में बात करनी है, हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है कि पॉल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं, और रियल टाइम पे मॉनिटरिंग करनी है। इसके लिए हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स फैले हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का सेकेंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी ओपन की है, ठीक है, जिससे हम टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, जो एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेशन को कर पाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपको CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। इसमें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इन्वॉल्व आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ वर्ल्ड की 5वीं नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन भी लॉन्च की गई है, ठीक है। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो कि वर्ल्ड की दूसरी है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सर्टिफाइड और उनके स्टैंडर्ड को डिफाइन करने वाली आपको ये बॉडी देखने को मिलेगी। अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसको तैयार किया गया है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे टेस्टिंग करने का काम, टेम्परेचर, डस्ट वगैरह को टेस्टिंग करने का काम किया जाएगा। नाउ बात करते हैं नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन। तो जो सोलर सेल तैयार की जाती हैं उसके प्रिसीशन को, उसके स्टैंडर्ड को तैयार करना, पीवी स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए इसे तैयार किया गया है। ये आपको CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी को बेचते हैं, इनफैक्ट बेचा जाता है जब प्रॉपर्टी को, तो आपको जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी थी और आप उसको जब बेच रहे हैं तो आप 15 लाख रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, इस पे जो टैक्स लगता है वो आपका कैपिटल गेन टैक्स होता है, ठीक है। अब आप इस कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई स्कीम शुरू की है। आईसीआईसीआई बैंक इंट्रोड्यूस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसकी है? आईसीआईसीआई बैंक की है, जो कि 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसको तैयार किया गया है। इसकी मदद से क्या होगा? टू हेल्प टैक्स पेयर डिपॉजिट अनइन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड क्लेम टैक्स एग्जम्पशन। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी बेची, अब 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर आप इस 5 लाख रुपए को तुरंत कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, दूसरा घर खरीद लेते हो, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। लेकिन अभी आपका कोई प्लान नहीं है कि आपका जो कैपिटल गेन है या आपका जो प्रॉफिट है आप उसको इन्वेस्ट करो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मेरे पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको 15 लाख रुपए में बेचा, अब 5 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, और फिर विद इन 3 इयर्स मैं क्या करती हूँ, कहीं दूसरी प्रॉपर्टी को खरीद लेती हूँ, कहीं दूसरी प्रॉपर्टी को, अपार्टमेंट को, बिल्डिंग के अपार्टमेंट को खरीद लेती हूँ, तो उस केस में मुझे कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा मन नहीं है नई किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का, मैं ये जो प्रॉफिट है फिलहाल मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। तो वही बोला है कि जो अनइन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और अगर आप इसमें टैक्स एग्जम्पशन चाहते हैं, इसके लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और द सेल प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफाइड असेट कैन बी डिपॉजिट बिफोर द इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट। वो लोग यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर? इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल बाद में रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड या फिर न्यू कैपिटल असेट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको यूटिलिटी बतानी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो पैसा आईसीआईसीआई बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, जो आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट किया है, तो वो आप उसका इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं। इसके लिए आपको फॉर्म सी और फॉर्म डी को भरना पड़ेगा, ऐसा ये आईसीआईसीआई बैंक बोलता है। इन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की जितनी भी अर्बन ब्रांचेस हैं, आप उसमें इन फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी रूरल ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं होगी। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, एंड एमडी सीईओ संदीप बाक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो बात करते हैं रशिया के बारे में। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से भारत जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से।
इसके कारण अमेरिका काफी नाराज भी रहता है और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने काफी सारे सैंक्शंस भी रशिया पे लगा के रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया को दूसरे किसी ऑल्टरनेटिव की जरूरत है जहां से हम क्रूड ऑयल का प्रोक्योरमेंट कर सकें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि हम कोलंबिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। मतलब रशिया के अलावा हमारे पास अब दूसरा भी ऑल्टरनेटिव है। So Indian Oil Corporation purchased its first ever crude oil cargo from Colombia under an optional supply agreement with Ecopetrol. इससे क्या होगा, हम अपना जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। ये जो कार्गो है इसमें 2 मिलियन बैरल ऑफ कोलंबियन कैस्टेला क्रूड में आपको ये देखने मिलेगा और इसको फरवरी तक आपको भारत में रिसीव या डिलीवरी हो जाएगी। ना बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी अनाउंस किया है। इंडियन आर्मी के चीफ या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। उन्होंने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है और ये आपका है 7 स्टार क्वेश्चन, ये आपके पेपर में छपा हुआ है। ठीक है, ना बात करते हैं जलिया कट्टू के बारे में। सभी को पता है कि जलिया कट्टू एक फेस्टिवल है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में, जहाँ पे दो बुल्स की लड़ाई कराई जाती है, जिसमें कई बार कई लोग इंजर भी हो जाते हैं, जाने भी चली जाती हैं। पहले सरकार ने इस पे स्टे लगाया था, फिर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद स्टे हटा दिया गया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफिशियली 3 जनवरी से अपने फेस्टिवल जलिया कट्टू की शुरुआत कर रहा है। कहाँ पर शुरुआत हो रही है? पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशिंग एंड फिशरमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा परमिशन दे दी गई है। ये परमिशन अप्रूव की जाती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 एंड तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर। ठीक है, चलिए, अब भारत का ही कभी हिस्सा पाकिस्तान हुआ करता था और भारत और पाकिस्तान के बीच में आप लोग देखते रहते हैं कि जंग छिड़ी रहती है। इसलिए यहाँ पे एक पैक्ट हुआ था कि दोनों ही देश जब जनवरी, मतलब एवरी ईयर जो जनवरी मंथ होता है उसमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी देंगे और आपके पास कितने प्रिजनर्स हैं, भारत के प्रिजनर्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्रिजनर्स भारत में कितने हैं उसकी जानकारी आप देंगे। तो उसी के अंदर ये जानकारी ट्रांसफर की गई है। तो जनवरी 2026 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनकी लिस्ट को एक्सचेंज किया गया है नई दिल्ली में और इस्लामाबाद में। ठीक है, और ये 35th नंबर का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 में हुआ था, जो कि 27 जनवरी 1991 से इफेक्ट में है। इसमें क्या होता है, दोनों देश अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने का काम करते हैं और एक प्रकार का ये एनुअल एक्सचेंज है। हर साल 1 जनवरी को ये एक्सचेंज किया जाता है। पहली बार एक्सचेंज 1 जनवरी 1992 में हुआ था, पहली बार 1 जनवरी 1992 में एक्सचेंज हुआ था। इसके अलावा प्रिजनर्स की लिस्ट भी शेयर की गई है। प्रिजनर की लिस्ट 2008 से शेयर की जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैंडेड ओवर अ लिस्ट ऑफ 257 इंडियन प्रिजनर्स। 257 इंडियन प्रिजनर्स पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 199 फिशरमैन है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ये बाई एनुअली होता है, जनवरी और जुलाई में लिस्ट को एक्सचेंज किया जाता है। लास्ट बात करते हैं तैमूर के बारे में। तैमूर जो है वो एक क्रूज मिसाइल है। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है? ईरान, इजराइल, इराक या फिर पाकिस्तान? जो भी सही आंसर है आप कमेंट में बताना, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर।